वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सीरीज। और इसी में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग कोर्स या क्लासेस जरूर लेते होंगे, लेकिन आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का कोई भी पेपर या एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक हो, वो मांगता है रिवीजन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रिवीजन के तौर पर हम आपको ये क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग इसे पढ़ना ना भूलें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कि पहला क्वेश्चन, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? आप लोगों के ऑप्शन है सत्रिया, कथक, मणिपुरी और ओडिसी। इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुरी। मणिपुरी जागोई जो है वो मणिपुरी का रूप है। जागोई मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूपों में एक है। यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। तो आप लोगों के ऑप्शन है जलने के तापमान कम करके, या दहन प्रक्रिया की दक्षता की वृद्धि करके। नेक्स्ट, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि, गुप्त ऊष्मा को कम करके। इसमें से आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दहन प्रक्रिया की दक्षता की वृद्धि करके। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हम लोग बात करेंगे दहन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के से वास्तव में जीवाश्म ईंधन को जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट, कि कुछ तरीके दक्षता में सुधार के लिए, जैसे उन्नत दहन प्रौद्योगिकियां, उन्नत दहन प्रौद्योगिकियां क्यों, जैसे कि पूर्व दहन कक्षों, चरणबद्ध दहन और अनुकूलित ईंधन, वायु मिश्रण का उपयोग दहन दक्षता को बढ़ा सकता है। ये विधियां सुनिश्चित करती हैं कि प्रदूषकों के उत्पादन को कम करते हुए ईंधन को अधिक पूर्ण रूप से जलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तपन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है या जीते हैं? तो कुचिपुड़ी, छऊ, सत्रिया या उड़ीसी। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छऊ। देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन या ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स की ओर। कि तपन कुमार पटनायक छऊ के लिए शास्त्रीय संगीत या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है। छऊ नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति पूर्वी राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हुई। छऊ शब्द संस्कृत में शब्द छाया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति भी हैं? आप लोगों के ऑप्शन है मिहिर सेन, रामनाथन कृष्ण, अजीत पटेल, खशाबा जाधव। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिहिर सेन। चलते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट की मिहिर सेन 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतेह करने वाले पहले भारतीय बने। वह उपलब्धि हासिल करने के बाद एशियाई भी थे। ये हासिल करने वाली उपलब्धि हासिल करने वाले पहले एशियाई भी थे। 1966 में वे एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए। तैराकी की दुनिया में उसकी अविश्वसनीय उपलब्धियों ने उन्हें भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के नोट पर किनका चित्र अंकित है? रानी की बात, मंगलयान या सूर्य मंदिर कोणार्क या लाल किला। देखिए, जो नए चाल के 2000 के हैं, 50 का है, 100 का है या 200 का है। आप लोग इसमें तो डेली देखते होंगे कौन है कौन नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा मंगलयान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सितंबर 2022 में
कितने कोच्चि ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को शामिल किया है? तो किसने किया है? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया या डी नरेंद्र मोदी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी। तो भारत के पहले विमान पोत INS विक्रांत को 2 सितंबर को कोच्चि में एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी द्वारा नौसेना में शामिल किया गया था। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस विमान वाहक पोत में पिछले महीने समुद्री परीक्षण का चौथा और अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा या मकर रेखा या कर्क रेखा, अंटार्कटिक व्रत। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत के या पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक, जैसे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा भूमध्य रेखा की 23.5 डिग्री उत्तर में पृथ्वी पर अक्षांश के समांतर है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली मध्य प्रदेश में, जहां से यह राजस्थान की ओर बहती है, और दूसरी गुजरात में प्रवेश करती है, जहां दूसरी बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? आपके ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ। आपका राइट आंसर का ऑप्शन बी अशोक। अशोक की बात करें तो अशोक को देवनामपिया के नाम से भी जाना जाता है। पियादसी मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके शासनकाल की बात करें तो 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला। अशोक के बारे में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अशोक के बारे में जो जानकारी है 2 स्रोतों से मिलती है। बौद्ध स्रोत है, अशोक के फरमान है या शिलालेख कह सकते हैं। अशोक के शिलालेख को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: स्तंभ शिलालेख, प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख। अशोक अपने नाम का प्रयोग इनमें से केवल 4 स्थानों पर करते थे। कौन से? मस्की, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, गुज्जर मध्य प्रदेश, नेट्टूर आंध्र प्रदेश, ये इनके स्थान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई? 1882, 1880 या 1887 या 1881। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1881 में। जनगणना किसी भी देश की जनसंख्या का एक आधिकारिक व्यक्तित्व सर्वेक्षण होता है। भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के समय की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत का वायसराय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऋषभ पंत को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 अगस्त 2022 को क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया था। पंत का जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में हुआ था। उत्तराखंड हिमालय द्वारा पार किया गया उत्तरी भारत का एक राज्य है। अपने हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए भी जाना जाता है। कौन? उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है। केवल राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के परिषद सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल के लिए चुनाव कराने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग में निहित है।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? तो मकर संक्रांति, पोलोत्सव, गुड़ी पड़वा, काला घोड़ा कला महोत्सव। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलो उत्सव। पोला उत्सव की बात करें तो पोला महोत्सव महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा मनाया जाता है, जो बैल और बैलों के महत्व को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। यह श्रवण मास पिथौरी अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की मूल पाठ खालिस्तान अनुच्छेद में शामिल है? 376, 395, 386 या 440? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 395। ये हमारे सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, जिसमें कि पहला है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 418 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य था? अवसंरचना में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार करना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। राजीव गांधी के नेतृत्व में इसकी अवधि 1985 से 1950 तक थी। इस योजना के उद्देश्यों में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर और प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे कि पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। इसका विकास लक्ष्य 5.0% था, लेकिन यह 6.01% हासिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मॉस और मर्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? शैवाल, जिप्रोस्पर्म या अनावृतबीजी? डेरिटोफाइड, ब्रायोफाइड? आपका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइड। यह ब्रायोफाइट वर्ग से संबंधित है। यह छोटी स्थलीय पौधे होते हैं। वे तनी पत्ती जैसी संरचना और जड़ जैसी संरचनाओं के साथ शरीर के डिजाइन में भिन्नता दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि राजस्व प्राप्तियां खालिस्तान होती हैं क्योंकि वे सरकार पर दबाव नहीं करती। आपके ऑप्शन है पूंजी प्राप्तियां, पुष्ट करने योग्य, प्रतिदेह, गैर प्रतिदेह। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैर प्रतिदेह। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये हमारा वित्तीय वर्ष चलता है। इसको संवैधानिक आवश्यकता ये अनुच्छेद 112 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 18 से 19, अनुच्छेद 16 से 17। तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 20 से 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358, 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, न कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अमेरिका कॉफी उगाई जाती है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। मिलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट कि कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। कर्नाटक के बाद अगला राज्य केरल है।
केवल भारत की कुल कॉफी का लगभग 21% उत्पादन करता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, जो कुल कॉफी का 5% हिस्सा तैयार करता है। कॉफी पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में भी उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, खालिस्तान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। समर्थ योजना, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, MPLADS संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समर्थ योजना। समर्थ योजना के बारे में बात करें तो ये वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्थ योजना लागू कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म उन्मुख कार्यक्रम है जो संगठित क्षेत्र में कटाई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण महत्व श्रृंखला में 10 लाख युवाओं के कौशल विकास को लक्षित करता है। समस्त योजना की विशेषताएं, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, TOT आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, प्रशिक्षण कार्यक्रम की CCTV, एक हेल्पलाइन नंबर के साथ समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप आधारित प्रबंधन, सूचना प्रणाली, प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस राज्य ने 2017-18 में विजय हमारी ट्रॉफी जीती थी? उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तुम्हारा राइट आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फाइन में बात करें कि विजय हजारे ट्रॉफी जिसे रणजी एक दिवसीय ट्रॉफी भी कहा जाता है, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी का 16वां सीजन या 16वां संस्करण था। तो ये हमारे हो गए 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।